सबसे पहले एक पायलट गाड़ी है और उसके पीछे जो सेना के बड़े बड़े ट्रक हैं उसमें सेना के जवान हैं। सुबह से ही अहमदाबाद के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे नारायणपुरा हो, चाहे भीमपुरा हो या फिर और दूसरे इलाके हो, नारोदा पाटिया से पहले उन इलाकों में हिंसा हुई है, कई जगह तोड़ फोड़ हुई है, कई जगह पर पथराव हुआ है और उसके बाद पुलिस वालों ने भी प्रतिक्रिया दिखाई है। कई लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की गई है, ऐसा आरोप है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है लोगों का कि पुलिस वालों उनके साथ मारपीट की है। और थोड़ी देर पहले जो पाटीदार पूरा आंदोलन चल रहा है उसके अगुवा हार्दिक पटेल ने कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी इन सारी घटनाओं में थे, जब तक उनको निलंबित नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हों, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ये सामने एक बस जलाई गई है, उसके अगर आप अवशेष देख सकते हैं, यहाँ पर बस जलाई गई है। बीती रात जब पुलिस के साथ ये जो संघर्ष शुरू हुआ था उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि पुलिस जहां जहां मौजूद थी वहां लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए आ रहे थे। अब ये जो बची हुई जली हुई गाड़ियां हैं ये तमाशबीनों के लिए एक बड़ा स्पॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय पुलिस ने एक्शन लेने के लिए लोगों को दौड़ाना शुरू किया है ताकि यहाँ से लोगों को हटाया जा सके। ये पूरा कर्फ्यू का इलाका है। हमारी कोशिश है कि जहाँ पर भी हमें ऐसा लगेगा कि उपद्रवी ऐसा काम कर रहे हैं वहाँ पर हम कैमरे को गाड़ी में रखकर ही आपको हालात दिखाते रहेंगे। सूरत की पुलिस यहाँ पर उपद्रवियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करती दिख रही है। आप देख सकते हैं कि सामने सफ़ेद धुआं निकल रहा है, वो टीयर गैस का है, यानी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं सामने कुछ चीज़ें सड़क पर जलाई गई थी और आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला सिपाही सबसे आगे तैनात होकर चल रहा है। ये ताकत पूरी लगाकर उपद्रवियों को काबू करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आंसू गैस के गोले उनके साथ हैं। पूरी की पूरी पलटन इस समय दौड़ लगा रही है और ये पूरी ताकत सिर्फ इसीलिए है कि उपद्रवी और अधिक सूरत शहर पर अपना दंगे का काबू ना करें। पुलिस और एक और आंसू गैस का गोला इस समय आपने देखा, ये उपद्रवियों के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाई है पुलिस की। हम इस समय मौजूद हैं राजीव जी, इसके इलाके का नाम क्या है? ये रानीप है और ये रेलवे ट्रैक के पास का इलाका है जहाँ पर जीएसटी फाटक जिसे कहा जाता है, वो ट्रेन रोकी गई हैं। आप देख सकते हैं पुलिस इस समय कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में सीधा संघर्ष चल रहा है और ये तस्वीरें आप जो हैं वो देख सकते हैं कि इस तस्वीर में से बिल्कुल साफ हो रहा है कि किस तरीके से पुलिस बार बार स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पहले एक दौर की अपनी तरफ से हमला करती है और फिर प्रदर्शनकारियों को छेड़ती है, पीछे घस भेजती है और फिर उसके बाद दोबारा प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो रही है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पुलिस फायर करने की कोशिश कर रही है, टीयर गैस छोड़ेगी पुलिस यहाँ से। पुलिस चाहती है कि जो छतों पर लोग मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके और आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार अपनी कोशिश में है। ये बापूनगर इलाके में मातृशक्ति सोसाइटी है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने पूरी सोसाइटी में घुसकर यहाँ से वहाँ तक जितनी भी गाड़ियाँ थी, यहाँ से वहाँ तक जितनी भी गाड़ियाँ थी, पूरी सड़क की सभी गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस ने तोड़ दी है। और ये भी आरोप लग रहा है कि घर में घुस के जो टीवी वगैरह हैं वो भी लोगों के तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने जबरन यहाँ पर गेट बंद था उसके बावजूद लोग यहाँ पर आए और ये यहाँ पर तोड़फोड़ की। ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને શાંતિ રાખવા માટે આગ્રહ કરું છું। હિંસાના માર્ગે જઈને ક્યારેય કશું વળતું નથી। આપણે બધા સાથે મળીને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવીએ અને સાથે મળીને
ગુજરાતને જે નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો નિરંતર પ્રયાસ ચાલ્યો છે એમાં પૂરક બનીએ, પોષક બનીએ. જરૂરી છે પોલીસ અને નાગરિકો સાથે મળીને શાંતિ જાળવે. કોઈ એક તરફથી શાંતિ નહીં જાળવી શકાય. સમાજના આગેવાનોને પણ હું વિનંતી કરું છું કે આપ પોલીસની સાથે રહીને નાગરિકોને સલામતી અને શાંતિ જાળવવા માટે અપીલ કરે. આખરે તો જે નુકસાન થાય છે તે निर्दोष व्यक्तियों ने थतु होई से. जो कल से पूरे गुजरात में अशांति का माहौल बना हुआ है, मैं पूरे गुजरात के परिवारों को विनती करता हूँ कि शांति का माहौल बनाए रखे, घर से बाहर ना निकले. और पूरे गुजरात से अपील भी ये है कि हमें कुछ गलत मार्ग पर ले जा रहा है पॉलिटिकल इश्यू की वजह से. हम सब भाई है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो. हम साथ बैठकर इस देश की और इस गुजरात के विकास की बात कर सकते हैं. आपस में लड़ाई से सिर्फ आपका और हम सबका नुकसान होगा. 22 वर्षीय हार्दिक पटेल जो है वो अंत में मैं उनको सुन रहा था क्योंकि एक ही फ्रेम में नरेंद्र मोदी भी थे, आनंदीबेन पटेल, माफ करिएगा, आनंदीबेन मुख्यमंत्री भी थी और हार्दिक पटेल भी थे. और हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि वो सबसे अपील कर रहे हैं गुजरात के लोगों से कि वो शांति बनाए रखें. मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है. देखिए, आज हम आरक्षण की बहस में उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. कारण यह है कि मामला इस वक्त सियासी है. लोग सड़कों पर आए हैं और पुलिस के साथ हिंसक झड़प में तब्दील हुआ है. आरक्षण की बहस बहुत पेचीदगी वाले प्रश्नों से जुड़ी है. लेकिन ये क्यों हो रहा है गुजरात में? अभी अहमदाबाद की तस्वीर हम दिखा रहे थे कि वहां पर शाम को जो है ये पुलिस और आर्मी, इनकी जो भूमिका है इस वक्त सड़कों पर अहमदाबाद के, वो नजर आ रही है. ये क्यों हो रहा है गुजरात में? ये है बड़ा प्रश्न. हार्दिक पटेल के पीछे अगर वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इतने लोग पटेल समुदाय के क्यों आकर जुड़े? मूल सवाल ये है. ये वही गुजरात है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. ये वही गुजरात है जिसको कितना तरक्कीशुदा नरेंद्र मोदी ने बना दिया. इस बात को, इसके आधार को रखकर नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं. तो क्या नरेंद्र मोदी ने उस पटेल समुदाय की जो 18 से 20% औसतन जिसकी मौजूदगी गुजरात में मानी जाती है, उसकी बात नहीं सुनी? अब ये प्रश्न है, ये सिर्फ प्रश्न है, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है. क्या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि कोई हार्दिक पटेल अगर रैली कर रहे हो और उनको इस तरह का समर्थन हासिल हो? क्या किसी हार्दिक पटेल के ये रास्ता चुनने का तरीका सही है? क्या ये सही है? क्योंकि इस देश में एक बड़ी राष्ट्रव्यापी बहस जो है वो आरक्षण को लेकर हुई है. भाषण इस तरह का कि जिस तरह हमने कांग्रेस को हटवा दिया, हम इस तरह से बीजेपी को भी हटवा देंगे. ये सब क्यों हो रहा है? क्या अभी तक जो गतिविधियां वहां पर हो रही थी, जो राज्य की सरकार है, आनंदीबेन जिसकी मुख्यमंत्री, उनको कोई जानकारी नहीं थी? अभी हार्दिक पटेल को मैं सुन रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि हम सब बैठकर आपस में बातचीत कर लेंगे. तो ये बातचीत पहले क्यों नहीं हुई? और भाषण देते वक्त ये भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा था कि जैसे कांग्रेस को हटाया वैसे बीजेपी को हटा देंगे? ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, इसमें आरक्षण कहां आया? ये बड़े गंभीर सवाल है. ये नरेंद्र मोदी से लेकर, बल्कि मैं अगर, जिसे मैंने कहा कि आज उसका आकलन का दिन नहीं है, लेकिन मैं अगर शुरू करूं तो ये माधव सिंह सोलंकी से लेकर नरेंद्र मोदी और अब आनंदीबेन पटेल तक आते हैं. माफ करिए, मैं बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, गलती, इसके लिए माफी चाहता हूं.
मेरे साथ यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जोटका साहब मौजूद हैं, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। नचिकेता देसाई हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं यूएनआई के। मेरे अपने साथी हैं राजीव पाठक, जो वर्षों से गुजरात पर नजर रखे हुए हैं। मेरे मुंबई से सूरत पहुंचे साथी हैं प्रसाद काथे, और मेरे साथ हैं अतुल भाई पटेल, जो कि हार्दिक पटेल के समर्थक हैं। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि ये टकराव या ये स्थिति गुजरात में क्यों निर्माण हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हार्दिक पटेल इस बात को कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सुरेंद्र सिंह जोटका सबसे पहले आपसे शुरू करूं। मैं सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूं कि ये सिचुएशन आई क्यों है। मेरे पास बहुत कागज हैं, क्या हुआ है, सरकारों ने, राज्य सरकारों ने क्या किया है, पटेल के डोमिनेंस का पीरियड क्या रहा है, पटेल के नॉन डोमिनेंस का पीरियड क्या रहा है, बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक पीरियड है जो मैंने खुद वहां पर कवर किया, जिसको बहुत करीब से देखा, जो ट्रांजिशन था केशुभाई पटेल से सुरेश मेहता से, इन सब में शंकर सिंह वाघेला का, उसके बाद किस तरह से नरेंद्र मोदी पहली बार वहां मुख्यमंत्री चुनकर नहीं बने, पार्टी डिसीजन के तहत वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपना एक चुनाव। तो ये सारा युग मैंने खुद देखा। अब ये स्थिति क्यों निर्माण हो रही है? आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि इसको सिंपली जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि एक नया नेता उभरा है और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके लाया है। से तो अपने को नेता कहीं नहीं रहा, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो बात नहीं है, एसोसिएशन, उसकी वो बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल गुजरात का भी इशू नहीं है, ये पूरे देश का है। खासतौर पे जो प्रगतिशील प्रांत हैं, जहां पे विकास हुआ है, और विकास पिछले 20-25 साल में इस तरह का हुआ है जिससे शहर सेंट्रिक विकास है, जो सिटी सेंट्रिक, शहर में ज्यादा विकास हुआ है। इसलिए देखिए ये बड़ा गंभीर है। अच्छा हुआ आप इसको रेज कर रहे हैं, क्योंकि इस विकास को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो प्रोजेक्शन सफल हुआ, वो 282 सीटें लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो जो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये विकास का आधार क्या है, जिसमें सड़कों पर, शहरों पर, जिस शहरों की आप बात कर रहे हैं, वहां पर इस वक्त फ्लैग मार्च हो रहा है आर्मी का। जो 1990 से शुरू हुई थी कहानी जी, उसका एक इन ए सेंस ये नया एक दौर सामने आ रहा है हमारे। तो उस दौरान में क्या हुआ है, जो पहले जो हमारे ग्रामीण सेंट्रिक विकास हो रहा था, उससे निकल के शहर सेंट्रिक हुआ है। ना सिर्फ हमारे यहाँ खेती बाड़ी से आने वाली आमदन जो है वो पहले 40-45% होती थी, उससे नीचे आके 12-13% रह गई है। लोगों में जो खेती के प्रति जो संबंध था वो भी बहुत बदल गया है। अब लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, वो कह रहे के साथ वो जो एस्पिरेशनल क्लास जो डेवलप हुई है, उसमें कई अलग तरह के कम्युनिटी डायनामिक्स भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पे सबसे पहले जो खेती बाड़ी करने वाली डोमिनेंट कास्ट थी, वो गांव से निकल के शहर में भी इन्वेस्टेड हो गई। पट्टीदार एक बड़े कामयाब कम्युनिटी थी जो गांव से निकल के शहर में भी इन्वेस्ट हो गई, लेकिन बहुत सारा तबका गांव में बैठा रहा, क्योंकि गांव में भी एक खेतीबाड़ी थी, खेतीबाड़ी का विकास भी हो रहा था, और उसका एक अपना एक सोशल बेस भी था। और अब जो है वो जो नई जनरेशन है वो गांव में रहना ही नहीं चाहती, वो खेती का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जो शहर की जो कैपिटल है या शहर का जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कोई नए तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, उसमें नया इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। जी, मैं इसलिए फिर भी आपसे पूछूंगा, मैं फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि ये जो जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टर्बुलेंस, या ये जो एकदम से घमासान आपको नजर आया है, वो आया है आपको सड़कों पर ही, शहर की सड़कों पे आया, क्योंकि वो गांव शहर में आना चाहता है। इसलिए सिर्फ ये गुजरात में डिमांड नहीं है कि रिजर्वेशन होना चाहिए डोमिनेंट कास्ट का, ये दीज आर रूलिंग कास्ट। जैसे हरियाणा पंजाब में जाट्स आर नॉट द डोमिनेंट कास्ट, दे आर आल्सो द रूलिंग कास्ट। वहां पे अपर कास्ट भी है, वो पंजाब का जो जट है वो सबसे अपर कास्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे तुरंत रिजर्वेशन की बात करता हूं। मैं अपने साथी को तुरंत यहाँ पर लाऊंगा, राजीव पाठक को। राजीव, जिस कैबिनेट में 40 जिस असेंबली में बल्कि 40 एमएलएस का रिप्रेजेंटेशन हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या वहां की सरकार, मुख्यमंत्री समझ नहीं पाए कि यह मसला क्या है? क्यों किसी हार्दिक पटेल को इस तरह का सहयोग प्राप्त हो? क्या ये एड्रेस नहीं कर पाए? क्या ये समझ नहीं पाए? क्या इनको नजर नहीं आ रहा था, या ये सिर्फ नजरअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे पटेलों को?
देखिए, इसमें आपको कहूँ तो पिछले 3 साल की पृष्ठभूमि इसमें बहुत ज़्यादा अहम बनती है। देखिए, गुजरात के विकास मॉडल का मार्केटिंग जो भी किया गया हो, लेकिन ये बात उतनी ही सच्चाई है कि गुजरात की जो आम जनता है वो कोई बहुत बड़ी पैसे वाली कम्युनिटी नहीं बन गई है। लेकिन पिछले 3 साल में जो सबसे बड़ी चीजें हुई, मार्केटिंग के माध्यम से आप कह रहे हैं, धारणा ये दी गई है। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये धारणा दी गई है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी, ये पटेल जितने भी आए थे, मैंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत की, तो जो समझ में आया, जो उनकी बात थी, वो ये थी कि 3 साल से लगातार खेती विफल होती जा रही है, जिसकी वजह से किसान, पटेल सबसे ज्यादा किसानी में हैं, तो किसान को बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी है पिछले 3 सालों में। दूसरी बात, हीरे के कारोबार में, हीरा घसने के कारोबार में, हीरा बेचने के कारोबार में भी बहुत पटेल हैं, लेकिन हीरा जो तराश कर उसको चमकाने की जो व्यवसाय है, उसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या में पटेल हैं, जिसमें पिछले 1 साल से बहुत बड़ी मंदी का दौर एक चल रहा है। और तीसरी बात कि सरकारी नौकरियां गुजरात में 2009-10 तक नहीं दी जा रही थी, उसमें फ्रीज था, उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी। 2010 के बाद से सरकारी नौकरियों में जो लोगों को लेना शुरू हुआ, लोगों का एम्प्लॉयमेंट उसमें शुरू हुआ, लेकिन किस तरह का एम्प्लॉयमेंट वो रहा कि शुरुआत में आपको 5 साल में फिक्स वेतन मिलेगा। फिक्स वेतन यानी आपको 5,000, 6,000, 7,000, ये सिर्फ इतना ही वेतन, आपको फिक्स वेतन मिलेगा। और वो नौकरी पाने के लिए इन सभी का कहना है कि 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया इन्हें ब्राइब देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से एक जो इतने समय से जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उबलता आ रहा था, वो फूट कर सड़कों पर गिरा है, जिसकी वजह से ये मांग बहुत तेजी से आगे बढ़ी है।